हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी पास कर कर हम कोई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैरी आउट कर सकते हैं। कि सोडियम क्लोराइड है जो कि घर में कॉमन सॉल्ट होता है, नमक, जो वैसे तो हम यूज नहीं उसको डिकम्पोज कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो सोडियम क्लोराइड डिकम्पोज हो जाता है। मतलब वो सोडियम मेटल भी बना लेगा और क्लोरीन गैस भी बना लेगा। करेक्ट? सब लोग को याद आ गया थोड़ा थोड़ा? आई होप सबको याद आ गया हो। सब लोग एकदम से शांत हो गए। ठीक है, एनोड कैथोड था हमारा। एनोड पे हम ऑक्सीडेशन करते हैं, एनॉक्स, आप सब लोग को याद होगा। कैथोड पे रिडक्शन करते हैं, रेड कैट करके हमने बताया था आपको। NaCl जब हम लोग NaCl है, उसके थ्रू जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो हमारे पास Na+ की आयंस बनती है, Cl- की आयन बनती है, सोडियम की आयंस, क्लोराइड की आयंस। ये कटायन है, ये कैथोड पर जाएगा। कैथोड पर रिएक्शन होता है क्या हमारा? सोडियम मेटल, सोडियम आयन का डिस्चार्ज होता है, सोडियम मेटल डिपॉजिट होता है। यानी कि Na+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम मेटल डिपॉजिट होता है, और Cl- जो अनायन है, अनायन जाता है बच्चों एनोड पे, एनोड पर वो ऑक्सीडाइज होएगा, Cl+ इलेक्ट्रॉन और 2 क्लोरीन के एटम्स कंबाइन करकर क्लोरीन गैस रिलीज होती है। सबको याद आ गया इलेक्ट्रोलिटिक सेल? यस मैम। चलो बच्चों, ये वाली चीजें हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी कवर कर ली थी, बट क्योंकि हमारा काफी लंबा गैप हो गया अभी 1 हफ्ते का, तो हम लोग जल्दी से, आप लोग मुझे आंसर देते जाओगे, ठीक है? जल्दी जल्दी से। हमने ये सारे फैक्टर्स इफेक्टिंग कर लिए थे, सबको याद है ना? रिवाइज करवाऊं? कितना कितना काफी कुछ याद है? थोड़ी बहुत पढ़ाई कर कर आए हो ना? चलो अच्छा, मुझे बता देना जहां पर भी लगे ना ये वाली चीज दोबारा से पढ़ा दो, हम भूल गए, याद नहीं है तो मैं बता दूंगी, ठीक है? बता देना। चलो अब फटाफट से सोडियम क्लोराइड का हमने कर दिया। मैग्नीशियम ब्रोमाइड का बताओ, कौन कौन से आयंस बनेंगे? Mg2+Br- सॉरी Br- Mg2+ बना और यस मैम Br- बना। हम लोग कोशिश करते हैं कि पहले एनोड का रिएक्शन लिखें। कोशिश हमारी यही रही कि पहले एनोड का रिएक्शन लिखो फिर कैथोड का लिखो। रीजन सिर्फ इतना है कि जब हमारे एक्टिव इलेक्ट्रोड्स होंगे तो एनोड की ऑक्सीडेशन करवानी होती है। जिस चीज का इलेक्ट्रोड है उसी की ऑक्सीडेशन हम करवाते हैं। एक्टिव इलेक्ट्रोड्स और इनर्ट इलेक्ट्रोड्स का एग्जांपल कौन बताएगा? मैम इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लेटिनम। वेरी गुड। और एक्टिव का एग्जांपल बताओ बेटा। Zn सोडियम। कॉपर का इलेक्ट्रोड हम लेते हैं तो वो एक्टिव इलेक्ट्रोड्स है। 2 तरह के इलेक्ट्रोड्स आई थिंक आप लोगों ने नहीं किया है। हमारे पास हम लोग कैसा भी लिख लो बच्चों, फटाफट से मैं बता रही हूँ। फैक्टर्स इफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है? हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, हम लोगों ने कैसा इलेक्ट्रोलाइट लिया है, जैसे सोडियम क्लोराइड लिया है, कॉपर सल्फेट लिया है, तो जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसके आयंस बनेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये मीडियम, आप जो है कि इस मीडियम का क्या जो अपना इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो, एक्वस है कि कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है? उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेटेड है कि डाइल्यूट है। डाइल्यूट मतलब बहुत सारे H+OH- आयंस प्रेजेंट है। इलेक्ट्रोड्स, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स है कि इनर्ट इलेक्ट्रोड्स है? इनर्ट होते हैं प्लैटिनम या ग्रेफाइट, वो वाले इलेक्ट्रोड्स जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। वो सिर्फ इलेक्ट्रोड अपना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए है, उसको कोई मतलब नहीं है इलेक्ट्रोलाइट में कौन सी आयंस प्रेजेंट है, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। और दूसरा है एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। एक्टिव इलेक्ट्रोड्स जैसे कि कॉपर, जिंक, इनमें क्या होता है, दे पार्टिसिपेट, कि आयंस जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी जगह ये एक्टिव इलेक्ट्रोड ही पार्टिसिपेट करने लग जाएगा। मतलब इसी की ऑक्सीडेशन हम करवाएंगे, याद रखना यही रूल है और कुछ रूल नहीं है इसके अंदर। अगर कहीं पर भी एक्टिव इलेक्ट्रोड दिखे, कॉपर का, जिंक का, सिल्वर का,
तो उसी की एनोड को, उसी जो एनोड है जिसका भी मतलब इलेक्ट्रोड हो, उसी की ऑक्सीडेशन करवा देना, हमेशा आपका आंसर सही आएगा। अच्छा, Yes, Yes, ma'am. ma'am. रूल्स हमेशा आपको इनर्ट इलेक्ट्रोड्स मानकर चलने हैं अनलेस स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिख रखा है कि जिंक का इलेक्ट्रोड है, कॉपर का इलेक्ट्रोड, तो बात अलग है। अदरवाइज आप मान के चलो, अगर कुछ नहीं लिखा है तो फिर आप इनर्ट इलेक्ट्रोड्स लोगे, पहली बात। दूसरी ये कि अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड्स लिखा है तो उसी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन करवा देना, उसको एनोड बनाकर उसको ऑक्सीडेशन जरूर करवा देना, ठीक है। अगर कटायंस होते हैं, कटायंस की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल ऊपर है, ऐसा करके यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, ठीक है, और नीचे आ गया सोडियम, ठीक है। अगर मैं पोटेशियम और सोडियम को कंपेयर करूं, ये दोनों कटायंस अगर मेरे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, किसकी रिडक्शन पहले होएगी? पोटेशियम ऊपर है, सोडियम नीचे है, किसकी रिडक्शन पहले होएगी? Potassium. ध्यान से Sodium. सोच के बोलो। Sodium. सोडियम की रिडक्शन पहले होगी। जो जितना ऊपर होता है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, जो जितना नीचे होता है रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। पोटेशियम और सोडियम में सोडियम पहले रिड्यूस हो जाएगा, जो ऊपर है वो देर से रिड्यूस होगा, ठीक है। वो K+ में ज्यादा स्टेबल रहेगा Na+ के कंपैरिजन में। जितना जितना हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे चलते जाते हैं, उतना ज्यादा उसका रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जाता है। टॉप टू Yes, बॉटम ma'am. रिडक्शन पोटेंशियल हाई इंक्रीज होता जाता है। याद है फ्लोरीन सबसे नीचे होता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके 2F- बना रहा है। रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट होता है फ्लोरीन का, कि वो फटाक से F- बनाना चाहता है। सबसे ऊपर लिथियम, वो Li+ में ही रहना चाहता है, ठीक है, वो Li Yes, ma'am. बनना नहीं चाहेगा, ठीक है। और एग्जाम्पल से भी क्लियर हो जाएगा। अनायंस के अंदर अपना ये ऑर्डर है। सल्फेट की अनायंस, एनोड, ऑक्सीडेशन। सल्फेट की ऑक्सीडेशन सबसे स्लोएस्ट, सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन जिसका है वो है आयोडाइड। आयोडाइड को सबसे पहले आप ऑक्सीडाइज कर सकते हो टू फॉर्म आयोडीन गैस, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर OH-, नाइट्रेट, और फिर सल्फेट, ठीक है। सल्फेट की सबसे कम, फिर नाइट्रेट की, फिर हाइड्रोक्साइड की, फिर Cl-, Br-, I-। मैंने तब ऐसे करके याद करने के लिए भी कहा था, स्नो कलीबरी ऐसे करके कुछ अपना मन में ना, हर जितने ज्यादा आप लोग निमोनिक्स बना पाओगे, याद करने के तरीके सोच पाओगे, उतना आप लोग को अच्छा रहेगा। स्नो कलीबरी, Calibri. ठीक है। Yes, ma'am. ओके, अब देखो मोल्टन NaCl। मोल्टन NaCl मतलब कि प्योर NaCl प्रेजेंट है इन लिक्विड स्टेट में, ठीक है। तो Yes, NaCl ma'am. का जब हम करवाते हैं, तो ये NaCl को जब हमने प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, क्या पे मेंशन है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स है, इसका मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोड्स है। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स लिए, वो सोडियम और क्लोराइड आयंस में ब्रेक हुआ। एनोड पर पहले ट्राई करो, एनोड का रिएक्शन लिख सके आप। एनोड पर होती है ऑक्सीडेशन, अनायंस आते हैं एनोड पे, अनायंस माइग्रेट टू एनोड, कटायंस माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड। तो एनोड पे अनायंस आए, उन्होंने Cl+ इलेक्ट्रॉन दिया और 2 क्लोरीन एटम्स कंबाइन करके क्लोरीन गैस। इलेक्ट्रॉन को लूज कर एटम बनाना इज द प्राइमरी चेंज, इसको हम कहते हैं प्राइमरी चेंज। और दोनों क्लोरीन ज्वाइन करके क्लोरीन गैस, इसको बनाते हैं सेकेंडरी चेंज, इसको बोलते हैं सेकेंडरी चेंज। तो एनोड पर क्लोरीन गैस रिलीज हुई, करेक्ट। Yes, ma'am. और कैथोड पर जाएगी कटायन सोडियम, तो सोडियम ने एक Sodium. इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम। तो जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है ना, ऐसे करके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मान लेते हैं, एनोड, कैथोड, और यहाँ पर बैटरी से कनेक्ट कर दो। तो अनायंस यानी कि Cl-, यहाँ पर Cl2 गैस रिलीज हो गई और सोडियम मेटल कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। कैथोड का साइज इवेंचुअली बढ़ता जाएगा क्योंकि उसके ऊपर सोडियम मेटल डिपॉजिट हो रहा है। सब लोग क्लियर? Yes, ma'am. चलो अब फटाफट Yes, से ma'am. रिवीजन हो गया। अब जल्दी से मुझे बताओ इसका आंसर, इसमें क्या बनेगा?
Mg2 plus 2 electron negative is Mg. हाँ बच्चों, तो Mg2 प्लस और Br माइनस फॉर्म हुए हमारे। एनोड पर हमारे जाएगी Br माइनस, अनायन है हमारा ब्रोमाइड आयन, Yes, ma'am. तो Br माइनस Is एनोड पर equal ऑक्सीडेशन to Br plus 1 electron. और दिस इज कॉल्ड अ प्राइमरी चेंज। और फिर दो ब्रोमीन एटम्स, Bromine gas. ब्रोमीन Br2. गैस, तो ब्रोमीन गैस हमारी रिलीज हुई। जो ब्रोमीन गैस है इसके रेडिश ब्राउन वेपर्स ऑब्जर्व होते हैं, रेडिश ब्राउन कलर के वेपर ऑब्जर्व होते हैं। क्लोरीन अपनी कलरलेस होती है, ब्रोमीन का स्पेसिफिक रेडिश ब्राउन कलर के वेपर्स होते हैं। तो एनोड पर हमारी ब्रोमीन गैस रिलीज हो गई बच्चों। कैथोड पर मैग्नीशियम आयंस में, Yes, ma'am. कैथोड पर Plus होती है 2 रिडक्शन, electron Plus 2 electron. equal Mg. to Mg. मैग्नीशियम मेटल डिपॉजिट हो रहा है। अच्छा ओके, इसके अंदर क्या आप मुझे बता सकते हो 1 मोल MgBr2, 1 मोल MgBr2 के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स यूज होंगे? 2. 2, है ना। मतलब मैं एक तरह से, क्योंकि आगे मैंने फैराडेज लॉ पढ़ाने हैं तो वो वाला टॉपिक भी मैं साथ साथ शुरू कर रही हूँ इसके अंदर कि Yes, 1 ma'am. मोल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के अंदर 2 फैराडे, 1 फैराडे होता है, Charge. 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, 2 फैराडे 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज। क्योंकि एक मॉलिक्यूल को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना, क्योंकि जब भी इसको ब्रेक करते हैं Mg2 प्लस और 2 ब्रोमाइड बनता है ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। तो इसके अंदर एक मॉलिक्यूल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, तो एक मोल के अंदर 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स या फिर 2 फैराडे चार्ज इन्वॉल्व है। करेक्ट? ये वाली बात सबको समझ में आई बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चल आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड के अंदर बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम होंगे? Al3 3 plus mole. Cl minus. 6. एक मॉलिक्यूल एल्यूमिनियम क्लोराइड को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिएंगे? कितने उसके जो है इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा कि 3. 3? 3. सबको समझ में आई वाली चीज? Yes, ma'am. Yes, क्या ma'am. किसी को डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. ठीक है। एनोड रिएक्शन, क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है। कैथोड रिएक्शन, एल्यूमिनियम रिड्यूस हो रहा है, एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहा है। क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। एक्वस इलेक्ट्रोलिसिस। अब अभी तक जो हमने सॉल्ट लिया था वो मोल्टन स्टेट में लिया था, मतलब प्योर सॉल्ट प्रेजेंट है, उसके साथ कोई भी वाटर के आयंस H+ OH- आयंस प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अब हमने मोल्टन सॉल्ट की जगह एक्वस इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। अब एक्वस स्टेट में है हमारा। एक्वस के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप जो है साथ में वाटर की आयंस भी जोड़ दोगे, H+ और OH-। ठीक है। Yes, ma'am. फिर हमने अब कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन लिया। कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का मतलब ये है कि NaCl है, उसके अंदर हमने पानी के अंदर उसको मिक्स किया है, तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड भी टूटेगा Na+ और Cl- में, और वाटर भी टूटेगा H+ एंड OH- में। और इसके अंदर ना सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड मतलब कि सॉल्ट की और वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशंस है ना, जो अमाउंट है वो कंपेरेबल है। सॉल्ट और वाटर का अमाउंट कंपेरेबल है। ओके, सो आप इसके अंदर कंपेयर करोगे कि जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल हाई होगा वो वाला डिस्चार्ज होगा। ओके, तो एनोड पर देखो बच्चों, अनायंस कौन से बने इधर? Cl- और Cl OH-। minus or OH. Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. अच्छा, तो एनोड पर देखो Cl- और OH- आए, इनमें से किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल हाई होता है? याद है, सल्फेट की सबसे कम, फिर नाइट्रेट की, No delivery. OH- की, फिर Cl-, फिर Br-, Br. फिर I-। OH और Cl है,
तो Cl का डिस्चार्ज पोटेंशियल हाई है, Yes, ma'am. तो फिर हम Cl को डिस्चार्ज करेंगे। करेक्ट? समझ में आया इसका लॉजिक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसके अंदर हमारे पास बच्चों Yes, ये ma'am. आयंस अनायंस है, तो Cl माइनस का डिस्चार्ज पोटेंशियल हाई है, तो Cl माइनस गिव Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, ये प्राइमरी चेंज, और फिर क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी सेकेंडरी चेंज। तो हम लोग बोलेंगे क्लोरीन गैस इज रिलीज्ड एट एनोड। करेक्ट? Yes, ma'am. ओके। कैथोड पर हमारे पास दो कटायंस आए, सोडियम एंड हाइड्रोजन। अब इसमें से बताओ बच्चों, सोडियम और हाइड्रोजन में किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल हाई है? कौन ज्यादा इच्छा है किसकी रिड्यूस होने की? सोडियम की इच्छा होगी रिड्यूस होने की कि हाइड्रोजन की? Sodium. Hydrogen की. हाइड्रोजन की, है ना। सोडियम तो ऊपर आता है ना एक्टिविटी सीरीज में, हाइड्रोजन नीचे आता है ना, उसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है। सोडियम का तो -2 समथिंग कुछ होगा, -1.5-2 ऐसे कुछ होगा, Yeah. माइनस में वैल्यूज। तो H+ होगा रिड्यूस, तो H+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन एटम, अगेन इसको हम बोल देंगे बच्चों प्राइमरी चेंज, और फिर दो हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन कर हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, उसको हम बोल देंगे सेकेंडरी चेंज। क्लियर? समझ में आया? Yes, ma'am. ओके। अभी आपके Yes, सामने ma'am. पूरा वो लिखा हुआ है, बोर्ड पे सब कुछ क्लियर है। एक्वस NaCl के सॉरी कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन के अंदर क्या हो रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, धीरे धीरे सॉल्यूशन में से हाइड्रोजन भी कम होता जाएगा और क्लोरीन भी कम होता जाएगा। करेक्ट? Yes. यानी Yes, ma'am. धीरे धीरे हाइड्रोजन भी अपना कम होता जा रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है कैथोड पर, और एनोड पर क्लोरीन भी Chlorine. कम होता जा रहा है, क्योंकि क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है एनोड पर। करेक्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर हमने आपसे पूछा कि विद टाइम, थोड़े समय बाद, सॉल्यूशन की पीएच इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? Decrease. Increase. कितने बच्चे कह रहे हैं इंक्रीज होगी? नाम बोलो। Divyanshu. दिव्यांशु। पीएच इंक्रीज होगा। करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल सही। क्यों? बच क्या रहा है सोल्यूशन में? Na प्लस और OH माइनस ही तो बच रहा है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. OH माइनस तो बेस बढ़ रहा है ना, Yes, ma'am. तो इसका मतलब तो बेसिक सोल्यूशन जा रहा है, पीएच बढ़ रहा है। करेक्ट? वेरी गुड दिव्यांश। Ma'am. सबको समझ में आया लॉजिक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे बढ़ो। Yes, ma'am. किसी को कुछ पूछना है? No, ma'am. चल अब मुझे बताओ, Plus. एक्वस कॉपर सल्फेट, ये हमने करे हैं लास्ट क्लास में, अगर सब लोग भूल गए क्या? No, ma'am. ये करे थे ना नहीं लास्ट क्लास में? नहीं करे No, थे? ma'am. नहीं किए थे. अच्छा नहीं किए थे, ओके, मुझे लगा लास्ट क्लास में वहां तक किया था। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से करते हैं। एक्वस कॉपर सल्फेट है विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट तोड़ेगा कॉपर आयंस और सल्फेट आयंस में टूटेगा, वाटर Yes, ma'am. टूटेगा H+ और OH माइनस में। करेक्ट? Yes, ma'am. अब पहले Yes. अनायन की इक्वेशन लिखना हम प्रेफर करते हैं, एनोड पर लिखते हैं। ओके, यहाँ पे लिखते हैं। एनोड पर दो आयंस आ रहे हैं, सल्फेट और OH माइनस। किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल हाई है? OH minus. OH का. याद आ गया ना, स्नो कलीबरी ऐसे करके याद कर लेना बच्चों। तो Yes, OH ma'am. माइनस का हाई है, तो पहले OH माइनस को हम लोग एनोड पर डिस्चार्ज करवाएंगे, मतलब एनोड पर ऑक्सीडाइज करवाएंगे OH माइनस को। तो OH माइनस ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर OH बनाएगा। Yes, करेक्ट? ma'am. जी. OH Yes, और OH को अगर आप कंबाइन करोगे तो ऐसे करके देखना, हाँ, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया और ऑक्सीजन एटम अकेला बच गया। देखो रिएक्शन। Yes, ma'am. करेक्ट? जी. अब दो ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन कर ऑक्सीजन गैस बनाएंगे। तो ये वाली जो है ना एनोड पर, अगर मैं नेट रिएक्शन लिखना चाहूं तो हम ऐसे लिख देते हैं, यहाँ ठीक है, मैं यहाँ लिखती हूँ बच्चों, 4OH या 4OH माइनस gives 4OH plus 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और Yes, ma'am. 4OH gives
2H2O and O2, जिसको अगर हम नेट रिएक्शन लिखना चाहें एनोड पर तो हम ऐसे लिख देते हैं 4OH minus gives 2H2O plus O2 plus 4 इलेक्ट्रॉन्स। देखो 4 हाइड्रोजन है, 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, 2 + 2 4, 4 ऑक्सीजन, एक 4 नेगेटिव चार्ज इधर, 4 नेगेटिव चार्ज। OH माइनस की इक्वेशन आप लोग ही याद कर, ओके। यस मैम। तो कॉपर सल्फेट के अंदर हम ये कह सकते हैं, हाँ, ये इवेंचुअली OH माइनस सारा सारा कंज्यूम होता जाएगा और एनोड पर कौन सी गैस रिलीज हो रही है बच्चों? ऑक्सीजन गैस। यस मैम। यार सबको कोई डाउट तो नहीं? No, ma'am. नो मैम। गुड। अब कटायन के लिए लिखते हैं, कैथोड पे देखते हैं। कैथोड पे 2 कटायंस आ रहे हैं, Cu2+ और H+। किसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, हाइड्रोजन का कि कॉपर का? कॉपर। कॉपर का। तो कॉपर अपना रिड्यूस हो जाएगा, तो हमको कॉपर मेटल कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। गलत साइड लगा दिया, कॉपर मेटल डिपॉजिट हो जाएगा। तो OH माइनस खत्म हो रहा है और Cu2+ खत्म हो रहा है, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सॉल्यूशन का धीरे धीरे एसिडिक की तरफ जाएगा, जब रिएक्शन प्रोसीड करता जाएगा कि बेसिक की तरफ जाएगा? pH Acid. डिक्रीज एसिडिक की तरफ जाएगा। तो pH घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। घटे। ठीक है। विद टाइम pH ऑफ द सॉल्यूशन विल डिक्रीज। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जेई में, नीट में, तो ये आप लोग देखकर जज करके बता सकते हो फिर अब, ठीक है? Yes, ma'am. यस मैम। ओके। अब एक्वस NaCl हमने क्या किया, बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लिया, बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लिया, और इलेक्ट्रोड्स भी अपने प्लैटिनम के ही है, तो इलेक्ट्रोड्स का तो पार्टिसिपेशन 0 है, ठीक है? तो एक्वस NaCl लिया है, वेरी डाइल्यूट। पिछली बारी कॉन्सेंट्रेटेड था, ओके, अब की बारी मैंने डाइल्यूट बोल दिया। डाइल्यूट का मतलब H+OH माइनस, वाटर बहुत सारा प्रेजेंट है, ठीक है? NaCl को तोड़ोगे आप, Na+ और Cl माइनस में, वाटर को तोड़ोगे H+ और OH माइनस में। अगर बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो H+ भी बहुत ज्यादा है, OH माइनस भी बहुत ज्यादा है, तो उस केस में ना बच्चों, आप जो पानी ज्यादा है ना, पानी का ही करोगे आप डिस्चार्ज। मतलब जो है एनोड पर आप OH माइनस ही लेकर आओ, कैथोड पे आप H+ ही लेकर आओ, ओके? Yes, ma'am. यस मैम। तो इधर देखो, एनोड पर Cl माइनस और OH माइनस में Cl माइनस की ज्यादा इच्छा थी ना डिस्चार्ज होने की, करेक्ट? लेकिन क्योंकि Yes. OH माइनस की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है तो OH माइनस ही डिस्चार्ज होगा। और अब मैंने डायरेक्ट रिएक्शन लिख दिया है, 4OH माइनस गिव्स 2H2O plus O2 plus 4 इलेक्ट्रॉन्स, ओके? यस मैम। तो कैथोड पर तो वैसे भी H+ ही होना था डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी के हिसाब से भी, क्योंकि हाइड्रोजन ही नीचे आता और हाइड्रोजन की क्वांटिटी भी ज्यादा है, तो हाइड्रोजन को ही आप डिस्चार्ज करोगे, रिडक्शन एट कैथोड हो जाएगी H+ प्लस इलेक्ट्रॉन गिव हाइड्रोजन गैस। तो धीरे धीरे सोल्यूशन में H+ भी खत्म होता जाएगा, OH माइनस भी खत्म होता जाएगा, करेक्ट? Yes, ma'am. यस मैम। तो इस केस में अब मुझे बताओ, सोल्यूशन एसिडिक की तरफ जाएगा कि बेसिक की न्यूट्रल? न्यूट्रल। न्यूट्रल, ठीक है? तो इधर Na+Cl माइनस सिंपली अपना स्पेक्टेटर आयंस थी। स्पेक्टेटर मतलब वो बस देख रही है कि क्या हो रहा है रिएक्शन, ये लोग खुद से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे रिएक्शन, ठीक है? और pH अपना रहता है इधर कांस्टेंट, ओके? क्लियर सब बच्चों को? Yes, Yes, ma'am. आगे बढ़ते जल्दी से। यस मैम। नेक्स्ट पे चलूं मैं? यस मैम। सो अब है हमारा एक्वस कॉपर सल्फेट विथ कॉपर इलेक्ट्रोड्स। अब यहाँ पर जो हमारे इलेक्ट्रोड है ना, वो कॉपर के बने। ये मेरी इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये एनोड, ये कैथोड, एनोड कैथोड, एनोड भी कॉपर का है, कैथोड भी कॉपर का है, ये अपनी बैटरी लगी हुई है, सॉल्यूशन के अंदर CuSO4 है और H2O है,
ठीक है बच्चों, CuSO4 और H2O है। अब टेक्निकली यहाँ पर कॉपर सल्फेट को आप तोड़ते हो तो कॉपर आयंस और सल्फेट आयंस में टूटेगा, वाटर को आप Yes, तोड़ोगे तो H प्लस और OH माइनस में टूटेगा। अब सुनो ध्यान से, जब मैं एनोड पर लिखूंगी रिएक्शन, तो एनोड पर आप क्या करते हो, ये दोनों आयंस हैं, सल्फेट भी आ जाएंगी एनोड पर, OH माइनस भी आ जाएंगी एनोड पर। और यहाँ पर हम लॉजिक लगाते थे कि OH माइनस का डिस्चार्ज पोटेंशियल हाई है, मतलब OH माइनस और सल्फेट में हाइड्रोक्सिल आयंस जो है फटाक से जो है एनोड पर ऑक्सीडाइज हो जानी चाहिए। लेकिन वो लॉजिक हम तभी अप्लाई करते हैं जब हमारे जो इलेक्ट्रोड्स थे वो इनर्ट थे। यहाँ हमारे इलेक्ट्रोड्स इनर्ट नहीं है, इलेक्ट्रोड है कॉपर का, वो एक्टिव इलेक्ट्रोड है, वो पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में। तो इसका मतलब इधर एनोड पर सल्फेट आयंस है, OH माइनस आयंस है और कॉपर है। तो इन तीनों में ना कॉपर की ज्यादा इच्छा है ऑक्सीडाइज होने की, एनोड पर ऑक्सीडेशन करनी ना हमको, तो कॉपर को ऑक्सीडाइज Yes. कर दोगे आप। तो कॉपर को Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स एट एनोड। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि कॉपर की ज्यादा इच्छा है ऑक्सीडाइज होने की या उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है एज कंपेयर टू सल्फेट और OH माइनस आयंस? तो उसका एक ही सिंपल सा लॉजिक है, जहां पर भी एक्टिव इलेक्ट्रोड्स दिखे वहां पर एनोड की ऑक्सीडेशन करा देना, बस। ठीक है, तब से वो एक ही चीज बोल रही थी, अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड्स दिखे तो जो एनोड हो उसी को ऑक्सीडाइज कर दो। डन एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, सो एनोड पर तो Cu2 प्लस बन गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए। कैथोड पर चलते हैं, कैथोड पर हमारे पास H प्लस आयंस है और Cu2 प्लस आयंस है इधर से, और यहाँ से भी Cu2 प्लस आयंस ही है। तो हाइड्रोजन और कॉपर में कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, तो यहाँ पर कॉपर Copper. डिपॉजिट हो जाएगा। आया सबको क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, अब इसी के अंदर ना एक्टिव इलेक्ट्रोड जब भी हम यूज करते हैं, तो अब आप लोग को मैं इतनी बारी रिपीट कर चुकी हूँ, याद ही हो गया होगा, जो एनोड हो उसी को ऑक्सीडाइज कर दोगे आप, है ना? ये वाली बात तो क्लियर है Ma'am. हमें। Yes, ma'am. अब इसकी ना 2 एप्लीकेशंस है। एक एप्लीकेशन है इसकी, एक एप्लीकेशन है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग और दूसरी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इन दोनों का मतलब समझाते हैं। मेटलर्जी करके चैप्टर आता है एज पर NCERT, उसके अंदर ये डिटेल में स्टडी करते हैं, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा रही हूँ तो मैं यहीं पर बता रही हूँ, ठीक है? अदरवाइज ये वाली टॉपिक मेटलर्जी चैप्टर में दे रखा है, NCERT का चैप्टर है क्लास 12 का। ओके, तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का मतलब क्या होता है? ये अपना कैथोड और ये हम अब देखो, फिर से मैंने एक्टिव इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, सॉल्यूशन है AgNO3 का प्लस वाटर, मतलब एक्वस सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। ये जो मेरा इलेक्ट्रोड है ये भी सिल्वर का है, ये भी मेरा जो इलेक्ट्रोड है ये भी सिल्वर का है। सिल्वर क्या है, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स की इनर्ट इलेक्ट्रोड्स? Active. एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, ठीक है? तो AgNO3 को आप तोड़ोगे, डिकम्पोज करोगे into Ag प्लस आयंस एंड नाइट्रेट आयंस, और वाटर को भी आप ब्रेक कर दोगे H प्लस एंड OH माइनस आयंस। एनोड पर कौन कौन जाएगा? नाइट्रेट और OH माइनस, लेकिन ऑक्सीडेशन Yes, किसकी ma'am. होगी? Silver की. सिल्वर टूटेगा Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि Ag प्लस तो सॉल्यूशन में आ रहा है एनोड से, धीरे धीरे एनोड का साइज कम होता जाएगा, करेक्ट? Yes, ma'am. है ना? और कैथोड पर Silver deposit हमारे होगा. पास हाँ H प्लस और Ag प्लस दोनों आ रहे हैं। हमको पता ही है कि Ag प्लस का रिडक्शन हाई होता है पोटेंशियल, तो Ag सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है? तो Ag ऐसे होगा। सबको समझ में आ गई वाली चीज?
Yes, ma'am. ये एरो समझ में आया कि मैंने यहाँ से इधर आ रहा है और यहाँ से उधर जा रहा है, ये चीज समझ में जा आई? रहा है। ओके, Yes, अब ma'am. सुनो ध्यान से, ये है अपने एक्टिव इलेक्ट्रोड्स का। मैंने आप लोग को एक और एग्जांपल दिया, जैसे कॉपर सल्फेट का कहता है यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, है ना? कोई बात नहीं, स्ट्रेट कर और ये ठीक हो जाएगी। अच्छा, अब सुनो, इसकी दो एप्लीकेशन होती है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का मतलब होता है मेरे पास ना इम्प्योर मेटल का ब्लॉक है, लेट्स से ये जो सिल्वर का इलेक्ट्रोड था ना, ये इम्प्योर था। इम्प्योर मतलब सिल्वर के साथ इसमें कुछ इम्प्योरिटीज थी, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, कोई और मेटल्स हो सकता है ना। जैसे जब हम सिल्वर की माइनिंग करते हैं, सिल्वर के कंपाउंड के पहाड़ होता है ना, तो मिनरल्स ओर्स जो होते हैं जिनमें से हम सिल्वर को उठाते हैं, हम बोलते हैं कि इसमें 70-80% सिल्वर है, तो इसमें से हम सिल्वर को निकालना प्रॉफिटेबल है, कि इतना खर्चा करेंगे सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करने में, तो हमको प्रॉफिट होना चाहिए ना, खूब सारा सिल्वर उसमें प्रेजेंट हो, है कि नहीं? Yes. तो हमने अगर इम्प्योर, ये जो है, ये अगर बच्चों मेरा इम्प्योर सिल्वर का ब्लॉक है, मतलब इम्प्योर सिल्वर का ऐसा टुकड़ा है, तो हो गया का होगा क्या, यहाँ से सिल्वर आयंस नीचे जा रहे हैं, है ना? Yes, ma'am. और जितनी भी इसके अंदर इम्प्योरिटीज थी, वो यहाँ मिट्टी, कंकड़, पत्थर, कोई और मेटल, जो कुछ भी इम्प्योरिटीज थी, वो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगी और उसको हम कहते हैं एनोड मड। उसको हम कहते हैं एनोड मड। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. रिफाइनिंग कर रहे हैं हम, प्योरिफिकेशन कर रहे हैं एक तरह से, कि इम्प्योर मेटल का ब्लॉक लिया, बहुत ही खिचड़ी सी बन गई। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, इम्प्योर मेटल का ब्लॉक लिया था, उसमें से प्योर Ag प्लस के आयंस इधर सॉल्यूशन में आ रहे हैं, एंड जो भी इम्प्योरिटीज थी वो यहाँ नीचे इकट्ठी हो गई और उसको बोलेंगे एनोड मड। करेक्ट? Yes, ma'am. Yes. और ये सिल्वर आयंस इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हो गई ना, प्योर हमें सिल्वर आयंस मिल गए थे सॉल्यूशन में। अब ये सिल्वर आयंस इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे कैथोड पर। Yes, ma'am. करेक्ट? तो इसको हम बोल सकते हैं एक तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे, कि लेट्स से, जैसे हम लोग कभी सुना होगा, मम्मी पापा ने सुना होगा कि चांदी का चम्मच, चांदी की इस पे परत लगी हुई है, तो ये मेरा चम्मच है, ठीक है, मेरा स्टील का चम्मच है, मुझे उस पर चांदी की प्लेटिंग करवाने की, वो चांदी का दिखे, प्योर चांदी का नहीं, उस पर चांदी की कवरिंग हो, तो हम लोग उसको बना देंगे कैथोड। तो सिल्वर आयन इस कैथोड पर जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमको चम्मच, जो स्टील का चम्मच है उसके ऊपर चांदी की प्लेटिंग हो जाएगी, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। समझ में आया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग भी आपको समझ में आ गया, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग कि चम्मच पे किसी भी उस पे हमको जो है सिल्वर की प्लेटिंग करानी है, कॉपर की प्लेटिंग करानी है, क्रोमियम प्लेटिंग करानी है, तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं। डन एवरीवन? क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कर दिया मैम। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा एक स्पेशल केस, स्पेशल केस। इसके अंदर क्या है, हमने एक्वस सोडियम क्लोराइड, नमक, कॉमन सॉल्ट NaCl लिया विद Hg इलेक्ट्रोड्स। Hg कौन सा मेटल होता है? Para. मरकरी। Mercury. मरकरी होता है, और इसका लैटिन नेम क्या होता है? Hg क्यों लिखते हैं हम? Hydrogen. हाइड्रागायरम। ठीक है, तो वो होता है हमारा मरकरी। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो अभी जो मरकरी है ना तो ये हमारा एक्टिव इलेक्ट्रोड है, ना ही ये हमारा इनर्ट इलेक्ट्रोड है, नीदर एक्टिव इलेक्ट्रोड नॉर इनर्ट इलेक्ट्रोड। इसके अंदर क्या होता है, स्पेशली जब हम मरकरी ले रहे हैं NaCl के साथ, सोडियम की आयंस प्रेजेंट होने चाहिए उस केस में। एक्वस NaCl लिया है, NaCl को डिकम्पोज करोगे Na प्लस और Cl माइनस में, वाटर को आप डिकम्पोज करोगे H प्लस और OH माइनस में। ठीक है, पहले एनोड इक्वेशन लिखते हैं,
Cl माइनस और OH माइनस में अब तो याद रखो, अगर Cl माइनस का डिस्चार्ज पोटेंशियल हाई है वो ज्यादा इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो Cl माइनस दे देगा हमको क्लोरीन गैस, तो एनोड पर तो हमको क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी। कैथोड पर अभी तक हमने कहा था कि सोडियम और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन को जाना होता है ना, हाइड्रोजन डिस्चार्ज होता है, हाइड्रोजन रिड्यूस होता है, लेकिन जब मर्क्यूरी प्रेजेंट होता है ना उस केस में सोडियम चला जाएगा, क्योंकि अभी बताती हूँ। सोडियम के जो आयंस है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, रिडक्शन होगी कैथोड पे, सोडियम मेटल डिपॉजिट होगा, सोडियम मेटल मर्करी में डिसॉल्व होकर सोडियम एमलगम बना लेता है NaHG, ठीक है, सोडियम एमलगम, एलॉय ऑफ सोडियम एंड मर्करी, सोडियम और मर्करी का एलॉय उसको कहते हैं सोडियम एमलगम। हुआ क्यों, ऐसा क्यों हुआ कि सोडियम चला गया, उसने सोडियम एमलगम बनाया, क्यों हाइड्रोजन नहीं रिड्यूस हुआ, उसका रीजन होता है सोडियम मर्करी के साथ एमलगम बनाता है, मतलब वो सोडियम मर्करी में सॉल्युबल होता है, उसका एमलगम बनाता है, और तब जो एनर्जी रिलीज होती है वो इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है कि ये वाला रिएक्शन अकर करने में और ज्यादा वो हेल्प करती है। तो इसीलिए हम लोग जब भी ये आपको तभी करवाना है जब मर्करी का इलेक्ट्रोड हो, कि सिर्फ मर्करी के केस में ही सोडियम रिड्यूस हो जाएगा, अदरवाइज कोई भी इलेक्ट्रोड हो आपने हाइड्रोजन को ही करवाना है, क्योंकि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल इज मच हायर देन ऑल द मेटल्स जो भी उसके ऊपर प्रेजेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। ओके, यस मैम। यस मैम। ये स्पेशल केसेस में आता है, एक्सेप्शनल केसेस में आता है, ठीक है, तो उसी के लिए आएगा क्वेश्चन, अदरवाइज नहीं आता है क्वेश्चन कभी भी। अच्छा, एक और सिर्फ जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट में तो मैंने कभी ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं कि अगर हमने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स के साथ वाटर को तोड़ोगे H+OH माइनस में, सल्फ्यूरिक एसिड को तोड़ोगे H+ और सल्फेट आयंस में, कैथोड पर तो H+ ही सेम है, तो H+ को आप रिड्यूस करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करवा दोगे, है ना, लेकिन एनोड पर क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, सल्फेट आयंस की कॉन्सेंट्रेशन काफी हाई है, तो सल्फेट भी ऑक्सीडाइज हो सकता है। सल्फेट जब ऑक्सीडाइज होता है तो वो ये बनाता है S2O8 2-, ठीक है। क्या कोई मुझे बता सकता है सल्फेट में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी और इसमें थियोसल्फेट में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? किसी को याद है? मैंने एक बार सिखाई भी थी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। सल्फेट में +6। +6, वेरी गुड। ये किसकी आवाज थी? दिव्यांशु की? सागर। सागर वेरी गुड। मैं सोच रही थी मुझे सागर की आवाज नहीं है, सागर ने कुछ बोला कैसे नहीं देर हो गई। तो सल्फर की उसमें +6 है ना, और इधर क्या होगी सल्फर की बेटा? +7। +7 ऑक्सीडेशन हो रही है, +6 से +7 गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। गुड, ठीक है। तो ये हमारा रिएक्शन जब भी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन था, कॉन्सेंट्रेटेड में सल्फेट हो गया। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट मतलब वाटर की कहीं ज्यादा है, तो मस्त आराम से एनोड पे आप OH- को कर दोगे, वहां कोई टेंशन नहीं, तब एनोड की हो जाएगी अगर हमारा डाइल्यूट H2SO4 प्रेजेंट है। क्या सबको डिफरेंस समझ में आया? कोई बच्चे को डिफरेंस समझ में नहीं आया बताओ जल्दी से। कोई डाउट है इसमें? ये स्ट्रिक्टली हायर लेवल के हिसाब से, नीट में जनरली इसका कभी क्वेश्चन नहीं देखा मैंने। मैम मेरे को No, ma'am. ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आया। पर वैसे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कॉन्सेंट्रेटेड के केस में सल्फेट जाएगा और डाइल्यूट के केस में OH- जाएगा। यस मैम। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर मैं निकालना बता देती हूँ, मैंने एक बार पहले ही बताया था बच्चों। सल्फेट Yes, ma'am. अगर हम ले SO4 2-, सल्फर की हमको निकालनी है, सल्फर को मान लिया X, प्लस 4 ऑक्सीजन एटम्स है, ऑक्सीजन की हमेशा होती है -2, दिस इज इक्वल टू -2, टोटल चार्ज कितना है? -2, तो इक्वल टू -2। इसको सॉल्व कर लो,
x minus 8 is equal to minus 2, x is equal to 8 minus 2 यानी कि 6। तो यहाँ पर सल्फर की आ गई 6 सल्फेट में, करेक्ट Yes, ma'am. है ना। Yes, और ma'am. यहाँ पर देखो S2O8 2 माइनस, एक्चुअली में +7 भी नहीं होती, वो स्ट्रक्चर के बेसिस पर होता है, पर मैं वैसे समझा रही हूँ। अगर आप अलजेब्रा से सॉल्व करो तो सल्फर की x है 2x, इधर ऑक्सीजन की 8 into माइनस is equal to minus 2, 2x plus minus Yes, ma'am. x is equal to 14, 14, x equal to 7. Equal to 7. ठीक है। Yes, ma'am. ऑनेस्टली स्पीकिंग +7 भी नहीं होती, वो स्ट्रक्चर के बेसिस पे वेरी करती है। +7 इसलिए नहीं हो सकती है, सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 16. 16। 16. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई? 286। Yes, ma'am. अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो 7 कैसे लूज करेगा? Yes, ma'am. ठीक है, थोड़ा सा इसके अंदर हेरफेर होती है, वो बाद में समझाऊंगी जब भी रिडॉक्स रिएक्शंस वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी, ठीक है। बट किस तरह से आप लोग सोचो कि सोचना कैसे है, हमको किस तरह दिमाग कैसे चलना चाहिए, ठीक है। चलो ओके, अब ये थे हमने अलग अलग सॉल्ट्स के, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के हमने वो पढ़े कि इलेक्ट्रोलिसिस जब भी करते हैं तो हमको क्या प्रोडक्ट्स ऑब्टेन हो रहे हैं एनोड पर कैथोड पर, क्या उसके बाद सॉल्यूशन का पीएच बढ़ेगा घटेगा कांस्टेंट रहेगा, कौन सा मेटल डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पर, कौन सा एनोड पर गैस रिलीज हो रही है, ये सारी चीजें हमने सीखी। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बाद फैराडे, पता है नाम, फैराडेज लॉ, फिजिक्स के अंदर सब जगह फैराडेज लॉ करते रहते हैं। तो फैराडे ने अपने लॉज दिए, उन्होंने 2 लॉज दिए विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोलिसिस। ही हैज गिवन 2 लॉज। फर्स्ट लॉ, उन्होंने बोला कि जब भी आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाओगे और किसी सॉल्ट की, किसी इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्ट नहीं, माय मिस्टेक, इलेक्ट्रोलाइट की, किसी की भी अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे ना, तो कितना मेटल या नॉन मेटल एनोड पर या कैथोड पर डिपॉजिट होगा, वो डिपेंड करेगा कि आप कितना चार्ज पास कर रहे हो। जो बैटरी ऊपर से कनेक्टेड थी ना सब में, तो अगर आप ज्यादा चार्ज दोगे तो ज्यादा मेटल डिपॉजिट होगा, अगर आप कम चार्ज दोगे तो कम मेटल डिपॉजिट होगा, मेटल या नॉन मेटल लिबरेट होगा, आप ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, समझ में आया? चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा कि एनोड या कैथोड पर जो एलिमेंट हो रहा है, लिबरेट हो रहा है, वो कितना है। चार्ज ज्यादा दोगे तो ज्यादा एलिमेंट लिबरेट होगा, अगर चार्ज कम पास करोगे तो एलिमेंट लिबरेटेड विल बी लेस। ओके, तो वेट, डेफिनेशन पढ़ रही हूँ मैं, वेट ऑफ द आयन डिस्चार्ज, ठीक है, जैसे NaCl में Na+ और Cl-, ये दोनों डिस्चार्ज हो, चाहे सोडियम डिस्चार्ज हो चाहे Cl- डिस्चार्ज हो, वेट ऑफ द आयन डिस्चार्ज, ऑक्सीडाइज या रिड्यूस्ड कुछ भी, कि सोडियम की रिडक्शन, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास थ्रू इट। जितना ज्यादा चार्ज पास करोगे उतना ज्यादा आयन डिस्चार्ज होगा। ओके, समझ में आया सबको इसका हिंदी मीनिंग कि इसका ट्रांसलेशन क्या है? करेक्ट? Yes, ma'am. The mass of the substance is directly proportional to charge. W is mass of the substance. It is proportional to charge. So W is proportional to charge. So W is equal to ZQ. ये proportionality symbol हटाकर हमने Z लिख दिया, proportionality symbol हटा के। जो Z होता है ना, Z को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ओके, Yes, ma'am. okay. W, weight of the ion deposited या liberated at cathode anode. Q, quantity of charge, और charge is equal to current into time. यहाँ पर जब भी आप फॉर्मूला लिखोगे ना, तो I को आप लोगे हमेशा एम्पियर में, जो उसकी SI यूनिट है, और टाइम को क्या लोगे आप? Second. ठीक है,
ओके, W इक्वल टू ZIT लिख देते हैं। W इज इक्वल टू Z इंटू Q था ना, तो Z इंटू IT, तो W इज इक्वल टू Z, और इसी को Z को लिख दिया मैंने W अपॉन IT। ये चीज समझ में आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब एक बात बताओ मुझे, जब सोडियम का हम बात करते हैं, ठीक है, ये वाला एक फॉर्मूला हम लोग मैं समझाना चाह रही हूँ, डायरेक्टली लिखने से बेटर आई वुड प्रेफर कि मैं आप लोग को इसका मीनिंग समझा पाऊँ कि इसका मीनिंग क्या है। क्योंकि एक एटम का डिपॉजिट होने में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। Yes, ma'am. तो मैं बोल सकती हूँ 1 मोल सोडियम डिपॉजिट करने के लिए हमको 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक फैराडे Yes, चार्ज। है ना? तो 23 ग्राम्स के लिए 1 फैराडे चार्ज चाहिए, करेक्ट? Yes, ma'am. ओके, अब इधर देखो, जब आप Mg2+ का लिखते थे, ऐसे करके लिखते थे, Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो एक मैग्नीशियम के एटम को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो 1 मोल मैग्नीशियम को 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, Yes, ma'am. तो 24 ग्राम मैग्नीशियम डिपॉजिट होने के लिए हमको Faraday 2 charge. फैराडे चार्ज चाहिए। तो 1 फैराडे से कितना डिपॉजिट होगा? 12 ग्राम, ठीक है? Yes, 1 ma'am. फैराडे से इधर डिपॉजिट हो रहा है 12 ग्राम मैग्नीशियम के लिए, करेक्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक तीसरा एग्जांपल देखो, आप एल्यूमिनियम का देखो, Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स एल्यूमिनियम। Yes, ma'am. तो Yes. एक एल्यूमिनियम के एटम को 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, Yes, ma'am. Yes, ma'am. 1 मोल एल्यूमिनियम को 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, Yes, तीन ma'am. फैराडे। 1 मोल एल्यूमिनियम को 3 फैराडे चार्ज चाहिए। Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो 27 ग्राम एल्यूमिनियम से के लिए हमको 3 फैराडे चार्ज चाहिए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. 1 फैराडे से हमको 27/3 ग्राम 9. एल्यूमिनियम मिलेगा, है ना? 9 ग्राम, यस, ठीक है। क्या आप इन तीनों को देखना बच्चों, मुझे एक बात देखकर बताना, जो मैं स्टेटमेंट बोल रही हूँ ये ट्रू है कि गलत है, फॉल्स है? 1 फैराडे से 1 इक्विवेलेंट वेट मेटल का डिपॉजिट होता है। 1 फैराडे से 1 इक्विवेलेंट वेट। मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट याद है? Yes, ma'am. क्या होता है इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला? Molecular weight upon N factor. यस, वेरी गुड, वेरी गुड। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन N फैक्टर। मैग्नीशियम का N फैक्टर होता है 2। 2. 1 फैराडे से 12 डिपॉजिट हो रहा है, इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट हो रहा है। Yes, ma'am. 1 फैराडे से एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट हो रहा है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. 1 फैराडे से सोडियम का इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट हो रहा है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हम अब सभी के लिए एक इन जनरल बोल देते हैं कि 1 फैराडे चार्ज से 1 इक्विवेलेंट वेट मेटल का डिपॉजिट होता है, करेक्ट? आई कैन से दिस ना? Yes, ma'am. Yes. थैंक यू। तो यही वाली चीज को ना, जैसे Z हमने ना प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा लिख दिया, पर Z को हमें कुछ डिराइव करना होगा ना, उसके बारे में कुछ बताना होगा हमको कि Z एक्चुअली है क्या। तो वही वाली चीज हम कह रहे हैं, Z इज इक्वल टू वेट अपॉन चार्ज, ये हमने लिखा था। Yes. इस वेट अपॉन चार्ज को हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट अपॉन 1 फैराडे, One Faraday. ठीक है ना? क्योंकि यही था ना अपना, तो W इज इक्वल टू Z इंटू Q, इक्वल टू साइन है। W इज इक्वल टू Z इंटू Q, तो हम ये बोल सकते हैं ना इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू Z इंटू 1 फैराडे। Yes, तो Z हो ma'am. गया इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे। क्या ये समझ में आया? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। और जिस जिसको इक्विवेलेंट वेट ना याद हो, आई होप 12th के बच्चों ने तो 11th के साथ भी क्लास 10 करी थी। मैंने 2 बार ये इक्विवेलेंट वेट वाला कॉन्सेप्ट समझाया था। अगर नहीं याद हो तो बता देना, फिर मैं एक बार फिर से बता दूंगी, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, नोट ma'am. कर लो प्लीज, आगे बढ़ते हैं। फिर कर लिया मैं. आगे बढ़ो, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। Yes, ma'am. ओके, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला लिखा है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन N फैक्टर।
ठीक है। अच्छा, F होता है फैराडे चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 1 मोल इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 96487 कूलम्स आता है, जिसको हम अप्रोक्सीमेट करके 96,500 कूलम्स ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास अब जो फॉर्मूला बन गया, मास इज इक्वल टू ZQ एंड Z is equal to equivalent weight upon Faraday. क्लियर, दोनों फॉर्मूले क्लियर। Yes, ma'am. Yes, इसमें ma'am. बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसको, और बहुत ही सिंपल है ये। अगर आपको n फैक्टर निकालना आता है तो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, सब में मैं साथ साथ समझाती Yes, भी ma'am. जाऊंगी n फैक्टर के। ठीक है, आगे बढ़ रही हूँ मैं, नेक्स्ट स्लाइड पे जा रही हूँ। Yes, ma'am. ओके, W is equal to ZQ था, तो मैंने W upon Q equal to Z लिख लिया। आई कैन डू Yes. दैट। Yes. W Yes, ma'am. upon Q और Z को लिख लिया इक्वलेंट वेट अपॉन फैराडे। Faraday. अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मैं एक फॉर्मूला बता रही हूँ, ये बहुत काम का है, बहुत काम का। इस चैप्टर के, इस टॉपिक के बड़े सारे न्यूमेरिकल्स इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से आपके सॉल्व हो जाएंगे, आई प्रॉमिस। बहुत अच्छा फॉर्मूला है। W upon Q is equal to equivalent weight upon Faraday। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है Yes, सबको। मैं Yes, ma'am. Yes, वेट है और इक्विवेलेंट वेट, इसको यहाँ ले आई और Q को यहाँ ले गई, इतना आई कैन डू। वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू Q। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n। N factor. yes, ma'am. तो Yes, इसको ma'am. हम लिख सकते हैं वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट को वेट अपॉन Upon मॉलिक्यूलर molecular वेट weight. अपॉन n है ना, तो उसको n फैक्टर ऊपर लिख देते इज इक्वल टू Q by S। क्लियर सबको? Yes, ma'am. और वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? मोल्स। Number of moles. ठीक है, तो ये वाली चीज बन गई मोल्स इनटू n फैक्टर इज इक्वल टू Q by F। ये हमारा बन गया फॉर्मूला। कितने मोल्स ऑफ एलिमेंट डिपॉजिटेड या लिबरेटेड एट कैथोड एनोड इनटू n फैक्टर, ठीक है, ये कितने डिपॉजिट या लिबरेट हो रहे हैं वो वाली चीज है, इज इक्वल टू Q अपॉन F। आया सबको समझ में? Yes, ma'am. ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मतलब ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, सबका लॉजिक बस समझ में आना चाहिए। फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। लिख लो तीनों फॉर्मूले। लिख I'm दिया। done. Yes, ma'am. क्वेश्चन How Solve, long please. the molten metal salt that much वो weight of कह रहा है metal कि which is कितनी देर तक हम 0.25 एम्पियर करंट पास करें एक मेटल के सॉल्ट से टू डिपॉजिट दैट मच वेट विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वलेंस। तो मास कितना डिपॉजिट हो रहा है? Z के बराबर डिपॉजिट हो रहा है, विच इज मेटल का जो मास डिपॉजिट हो रहा है दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वलेंस। Yes, मास डिपॉजिटेड इज इक्वल टू Z। पहली चीज हमारा फॉर्मूला क्या होता है? वेट इज इक्वल टू Z इंटू चार्ज। yes, ma'am. मास कितना डिपॉजिट हुआ? Z Z इज इक्वल टू Z इंटू चार्ज, और चार्ज को क्या लिख लूंगी? IT। IT तो Z इक्वल टू Z, करंट है 0.25 इंटू टाइम, into time. Z से Z कट गया, T कितने सेकंड्स आ गया? 4. 4 4 सेकंड। seconds. वेरी गुड, सबको समझ में आया? Yes, ma'am. क्वेश्चन था, Yes, ma'am. आगे बढ़ा जाए। Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट, कोई चीज रिपीट करूं? No, no, ma'am. चल सॉल्व करो प्लीज। 2F electricity is passed through CS of the second mass of copper. कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, Cu2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने क्या बोला? मोल्स
into n factor is equal equal to to, क्या होता है फॉर्मूला? मोल्स into n factor is equal to Q upon F. Q by F. Q by F. ठीक है, ओके। मोल्स हमको पता नहीं, n फैक्टर 2 2 फैराडे अपॉन फैराडे, F से F कट गया, 2 से 2 कट गया, मोल्स इक्वल टू 1। तो एक मोल मोल। कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, एक मोल कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, मतलब 63.5 ग्राम्स कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। कॉपर का एटॉमिक वेट होता है 63.5। आया Yes, सबको ma'am. समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसका ऐसे भी आप कर सकते हो, किसी को ये वाला तरीका ना समझ में आए कि किसी को उसमें डाउट है, एन फैक्टर, मोल्स, ये सब कुछ निकालने में समझ में नहीं आता है, तो इसका एक और तरीका भी है। Cu2 plus 2 इलेक्ट्रॉन Copper. इट्स कॉपर, तो हम लोग बोल देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन से एक एटम कॉपर का डिपॉजिट हो रहा है ना? तो 2 मोल 2 इलेक्ट्रॉन Faraday से एक 1 मोल मोल कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। 2 मोल इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 फैराडे से 1 मोल। कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। क्लियर सबको? समझ में आया? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये वाला करो बच्चों। कितने फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस? 1 मोल Na प्लस 1 फैराडे, 1 फैराडे, 2 फैराडे, 2 4 फैराडे, फैराडे, 3 फैराडे, इसमें 2 फैराडे, 2 फैराडे, इसमें 5 1 2 5 5 फैराडे। MnO4 माइनस में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता, मैंगनीज का उसको H मान लिया, 25 +7 X हो गया +7, तो +7 से जा से रहा है +2 +2 में, तो इसका मतलब उसने 5 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 फैराडे, 5 इलेक्ट्रॉन तो 5 फैराडे 1 मोल के लिए। ओके, Yes, ma'am. चलो ये वाला करो प्लीज। Metal that जे cannot 2014 का be क्वेश्चन है, द मेटल दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन। इतना तो क्वेश्चन है। ओके, कौन सा मेटल उसके एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो कौन सा वाला मेटल नहीं मिल सकता? रिडक्शन नहीं, Same. कैल्शियम, ये क्रोमियम हटा देना, ये डी ऑप्शन को हटा देना, इसको बाद में करेंगे। तो calcium. कैल्शियम कैल्शियम, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन से जो नीचे होएगा पहले तो वही वाला मेटल रिड्यूस हो जाएगा। हाइड्रोजन से नीचे सल्फर ये- होता है, तो रिडक्शन पहले हाइड्रोजन और सल्फर में सिल्वर में सिल्वर की हो जाएगी, है ना? तो सिल्वर अपने को मिल जाएगा। ठीक है, हमको तो लेकिन मेटल ही चाहिए था। कॉपर और हाइड्रोजन में भी कॉपर मिल जाएगा, हमको तो मेटल ही चाहिए था। लेकिन कैल्शियम और हाइड्रोजन करेंगे तो हमको हाइड्रोजन मिलेगा, कैल्शियम नहीं मिलेगा। तो हमको जो कैल्शियम जो मेटल चाहिए था वो मेटल नहीं मिला। ठीक है, Yes, समझ में आया? yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या कोई है जिसको डाउट है, कुछ पूछना है बच्चों? No, ma'am. अब फैराडे के 2 लॉज है, सेकेंड लॉ शुरू करते हैं। फैराडे का सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, जब हमारे पास 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल समझो कि एक सीरीज में कनेक्टेड है, ऐसे करके एक फिर दूसरी,
ऐसे करके हमने उनको सीरीज में ऐसा करके कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो उस केस में हम जब बात करते हैं व्हेन से, या तो ऐसे सोच लो सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, या फिर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी सोच सकते हो कि ये हमारी एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये हमारी दूसरी इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है, और इनके थ्रू सेम चार्ज पास हो रहा है, ठीक है। दोनों चीजें से आप सोच सकते हैं कि सेम अमाउंट ऑफ करंट हमें पास करना है, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू टू या टू से ज्यादा इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, टू और मोर डिफरेंट सॉल्यूशंस, दो सॉल्यूशंस के थ्रू सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर हम पास करते हैं, तब वेट ऑफ द आयंस डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड, जितना वेट डिपॉजिट हो रहा है इधर में और इधर में, वो is directly proportional to their chemical equivalence, electrochemical equivalence। वो कह क्या रहे हैं कि अगर इधर लेट्स से इधर सोडियम डिपॉजिट हो रहा है, इधर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, तो बोलेंगे इधर कितना सोडियम डिपॉजिट हुआ W1, ये लिख रहा है W1 दिख रहा है, यस मैम, यहाँ कितना सोडियम डिपॉजिट हुआ और यहाँ कितना W2 कॉपर डिपॉजिट हुआ, W1 by W2 is directly proportional to Z1 by Z2, W1 by W2 वो प्रोपोर्शनल है Z1 by Z2, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, मतलब कितना एक मेटल का मास डिपॉजिट हुआ डिवाइडेड बाय कितना दूसरे मेटल का मास डिपॉजिट हुआ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, ये वाली चीज। सॉल्व करने के लिए एक तो ये फॉर्मूला है बच्चों, वेट इज प्रोपोर्शनल टू देयर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, तो W1 by W2 is equal to Z1 by Z2, एक तो ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका इज W प्रोपोर्शनल टू Z को आपने लिख दिया इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे, ठीक है। तो आप ऐसे लिख लो W अपॉन इक्विवेलेंट, यहाँ से W1 अपॉन W2 is equal to equivalent weight 1 upon equivalent weight 2। ये भी समझ में आई, क्योंकि दो सॉल्यूशंस की हम बात कर रहे हैं। W1 by W2 is equal to equivalent weight of 1 upon equivalent weight of 2, ठीक है। और इसी चीज को आप ये भी लिख सकते हो, हमने पीछे लिखा था W1 by W2 is equal to equivalent weight of 1 upon equivalent weight of 2, ये लिखा था यहाँ पर, है ना। यस मैम, इसी वाले को फॉर्मूले को आप लिख लो W1 by equivalent weight of 1 is equal to W2 upon equivalent weight of, ये weight upon equivalent weight क्या बन जाएगा, moles into n factor, क्यों, weight equivalent weight को लिख लिया molecular weight upon n, ठीक है। this is equal to weight equivalent weight को लिख लिया molecular weight upon, इसको नाम दे देते हैं, इसको 1 कर देते हैं, तो weight upon molecular weight क्या हो गया, moles into n factor, n factor 1 is equal to moles दूसरे मेटल का into n factor 2। क्लियर, सबको समझ में आया? यस मैम, क्वेश्चन करें? यस मैम, फॉर्मूला नोट डाउन कर लो प्लीज। कर लिया मैम। क्वेश्चन लिखो बच्चों। Some electric charge HCl if 12 gram hydrogen is liberated, वो कह रहे सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करिए, तो उससे आपको वैसे ही समझ में आ गया होगा कि सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करिए, इसका मतलब फैराडे का सेकंड लॉ लगाना है। थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl एंड कॉपर सल्फेट, यहाँ पर हाइड्रोजन डिपॉजिट करवा लो, यहाँ पर कॉपर डिपॉजिट करवाने की बात कर रहे हैं वो। अगर 12 ग्राम हाइड्रोजन लिबरेट हुआ है तो कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ होगा, क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम, ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान है, डायरेक्टली आप लगा सकते हो, वेट ऑफ हाइड्रोजन डिपॉजिटेड अपॉन वेट ऑफ कॉपर
is equal to electrochemical equivalent of hydrogen upon electrochemical equivalent of copper. और Z का फॉर्मूला क्या होता है? Equivalent weight upon Faraday, है ना? Yes, ma'am. और Yes, अब ma'am. इसी के अंदर Faraday तो सेम है क्योंकि सेम चार्ज है. कितना चार्ज हमने वो करे 96,500 कूलम्स का हम लोग मान के चलते हैं Faraday की वैल्यू वैसे भी. ठीक है. तो वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना है 12 अपॉन कॉपर का मास हमको पता नहीं है. Z ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? Equivalent weight का मास होता है 2 2. और H2 लिबरेट होने के लिए ये वाला रिएक्शन लिखते हो ना आप. Yes, ma'am. तो हाइड्रोजन का N फैक्टर कितना हो गया? 2. 2. ठीक है. अपॉन Yes, ma'am. कॉपर के लिए कर लो 63.5 अपॉन 2 क्योंकि कॉपर के अंदर भी आप यही वाला रिएक्शन लिखते हो. Cu2 plus 2 electrons gives copper. ओके. Yes, ma'am. तो अब इसको सॉल्व कर लोगे. यही वाली चीज मैंने यहाँ पे लिख रखी है. क्या सब कुछ समझ रहे हैं आप? Yes, ma'am. आगे बढ़ा जाए. Yes, ma'am. कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं बच्चों? No, ma'am. अब हम बात करते हैं कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन. कंडक्टेंस की बात करते हैं हम. सुनो ध्यान से. अब जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं ना, एक होता है कंडक्टर्स, एक होता है इंसुलेटर्स. कंडक्टर्स वो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने देते हैं. इंसुलेटर्स वो जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करने देते हैं, है ना. कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स. अब जब हम कंडक्टर्स की बात करते हैं, दो टाइप ऑफ कंडक्टर्स हम लोग स्टडी करते हैं. एक तो जैसे कि हमारे यहाँ पर जैसे घरों के अंदर कॉपर की वायर होती है, तो कॉपर मेटल है ना, उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है. हम लोग बोलते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हमेशा से ऐसा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मेटल्स गुड कंडक्टर्स हैं. ठीक है. एक तो हो गया मेटल जो कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर का काम करता है. और दूसरे जो हम केमिस्ट्री में बात करते हैं वो कंपाउंड्स की बात करते हैं कि दीज आर इलेक्ट्रोलाइट्स. जैसे कि NaCl, HCl, H2SO4, NaOH, MgCl2, ये इलेक्ट्रोलाइट्स है. ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. वहीं दूसरी तरफ शुगर, यूरिया, ग्लूकोज, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है. ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं. ये वाली चीज सबको क्लियर है कि इसमें कोई डाउट है? No, ma'am. दो तरह के कंडक्टर्स होते हैं, एक मेटालिक कंडक्टर्स और दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स. मेटालिक कंडक्टर्स जैसे कि जो हम प्योर मेटल की बात कर रहे हैं, कॉपर के मेटल, इट इज अ गुड कंडक्टर. एल्यूमिनियम गुड कंडक्टर. ये मेटल्स हमारे जो कंडक्टर्स हैं. फिर होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट जैसे कुछ कंपाउंड्स के सॉल्यूशंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड. ये आयंस में फुल्ली डिसोसिएट हो जाते हैं. HCl लेंगे हम तो HCl पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाता है into H plus and Cl minus और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. NaCl पूरा का पूरा Na plus और Cl minus में डिसोसिएट हो जाता है. तो अगर हमने एक बीकर में HCl का सॉल्यूशन लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और उसके वहां से बैटरी और वो बल्ब कनेक्ट कर दिया, तो बल्ब एकदम ब्राइटली ग्लो कर जाएगा क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ गुड इलेक्ट्रोलाइट. ये गुड कंडक्टर है कि नहीं? Yes, ma'am. वही अगर मैंने एसिटिक एसिड ले लिया तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट? Weak electrolyte. वीक इलेक्ट्रोलाइट. जैसे HCl या NaOH 100% डिसोसिएट होते हैं कि हमने अगर 100 मॉलिक्यूल्स लिए ना HCl के तो 100 H प्लस बन जाएंगे और 100 Cl माइनस बन जाएंगे. लेकिन जो एसिटिक एसिड है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है. मतलब ये डिसोसिएट तो होता है CH3 COO माइनस और H प्लस में, पर बहुत थोड़ा, कि मतलब 100 मॉलिक्यूल्स लिए हमने तो 100 में से 2 ही डिसोसिएट हुए. 98 तो एज इट इज बैठे रहेंगे एसिटिक एसिड के. 98 मॉलिक्यूल्स तो हमको एसिटिक एसिड के ही रहेंगे. 2 मॉलिक्यूल्स Yes. एसिटेट के और H प्लस के प्रोड्यूस होंगे. ओके.
Yes, ma'am. तो ये होता है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट। अभी इसी को ना मैंने दो तरीके से लिख दिया है, आप लोग को समझ में आ जाए जिससे कि कोई डाउट ना रहे। एक होता है कंडक्टर्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं विदाउट अंडरगोइंग एनी डिकम्पोजिशन, जैसे कि मेटल्स, ठीक है, कॉपर, ग्रेफाइट, दीज आर गुड कंडक्टर्स, ठीक है, इनकी कोई डिकम्पोजिशन नहीं होती है। कॉपर की वायर घर में लगी हुई है, कोई डिकम्पोज नहीं हो रही है, वो कॉपर की वायर इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट कर रही है। Yes, ma'am. दूसरे है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स मतलब जैसे कि ये वाले इलेक्ट्रोलाइट्स है, कि इनके थ्रू जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू देम, क्योंकि HCl डिकम्पोज हो रहा है ना H+ और Cl- में, NaCl डिकम्पोज Yes. होते हैं, हम जैसे इलेक्ट्रोलिसिस में यही तो पढ़े, NaCl इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे डिकम्पोज हो गया Na+ और Cl- में, है ना। So they decompose into upon passing electricity through them. Correct? Yes, ma'am. Okay. अब इलेक्ट्रोलाइट्स जो ये थे उनको भी आप दो तरीके से बोल सकते हो, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग वाले ये दो एग्जांपल है, वीक वाला ये वाला एग्जांपल है ना। आगे Yes, बढ़। ma'am. ओके। Yes, ma'am. फैक्टर्स इफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, ठीक है, किन किन फैक्टर्स पर इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड करता है। जब भी क्या होगा, जब हमने एसिटिक एसिड से बल्ब को कनेक्ट किया था ना, पूरा सेटअप बना के, सेल ली, उसमें सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड डाला, बैटरी लगाई, बल्ब लगाया, तो एसिटिक एसिड के केस में ना बल्ब थोड़ा ना फेंट सा ग्लो किया, मतलब बहुत अच्छा वाला ब्राइट वाला ग्लो नहीं किया एसिटिक एसिड के केस में। लेकिन जब हमने HCl लिया था या हाइड्रोक्लोरिक एसिड या NaCl या NaOH, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिए थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बल्ब एकदम बढ़िया सा, एकदम फुल्ली ब्राइट ग्लो करता है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में फेंट सा ग्लो करता है, ठीक है। तो उन्हीं की हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में, कि हमारा किस केस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ज्यादा अच्छी होगी। अगर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग या वीक, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंडक्ट होगी, करेक्ट, बल्ब Yes. अपना बढ़िया सा ग्लो करेगा ब्राइट ब्राइट, और वीक होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट होगी वो कम होगी, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, साइज ऑफ द आयंस एंड देयर सॉल्वेशन। अगर आयंस का साइज बहुत बड़ा होगा, ठीक है, इतना बड़ा सा साइज होगा तो उनकी उसमें मुश्किल होगी ना कंडक्टेंस में, उनकी मूवमेंट में, करेक्ट। Yes, ma'am. Electron. ग्रेटर द साइज लेस इज द कंडक्टेंस, उनकी कंडक्टेंस कम हो जाएगी। तीसरा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड विस्कोसिटी। हमको पता है पोलर सॉल्वेंट लेना ज्यादा अच्छा है, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिया आपने बेंजीन, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, करेक्ट। Yes, ma'am. पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं जिनके अंदर डाइपोल प्रेजेंट हो, H+ OH-, जैसे वाटर के अंदर, अल्कोहल के अंदर प्लस माइनस होते हैं, चार्जेस होते हैं। बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, ठीक है। विस्कोसिटी भी डिपेंड करती है, अगर बहुत विस्कस होगा सोल्यूशन, गाढ़ा थिक, तो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी आराम से कंडक्ट नहीं कर पाएगी। ये वाली चीज हमने सॉल्वेंट के ऊपर वैसे भी पढ़ रखी है, जिसके अंदर जब हम लोग Yes, ma'am. ये वाला क्वेश्चन आता था 6th-7th क्लास के अंदर, 8th क्लास के अंदर शायद, कि एक तरफ टैप वाटर है और दूसरी तरफ डिस्टिल्ड वाटर है, किससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, टैप वाटर की डिस्टिल्ड वाटर? डिस्टिल Good वाटर। ma'am. टैप वाटर के अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं, खरा पानी होता ना, नल का जो पानी आ रहा है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देंगे। डिस्टिल्ड वाटर मतलब प्योर वाटर, वाटर डिसोसिएट ही नहीं होगा H+ OH- में। तो टैप वाटर Yes. गीले हाथ से बोलता है ना वो, कूलर को या गीजर को हाथ मत लगाओ, उसका स्विच को ऑन ऑफ मत करो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। टैप वाटर से हाथ धोकर फटाफट से इमीडिएटली गीजर को मतलब ऑफ मत करो, है ना। Yes, ma'am. टैप वाटर में आयंस प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देगा वो। डिस्टिल्ड वाटर जो होता है उसमें कोई आयंस प्रेजेंट नहीं होते, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, ओके। Yes, ma'am. नेचर ऑफ सॉल्वेंट, पोलर, नॉन पोलर, विस्कोसिटी और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अच्छा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, अगर वो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जैसे कि NaCl,
ठीक है। NaCl का हमारा सॉल्यूशन है, मतलब NaCl के अंदर हमने पानी मिक्स किया, NaCl का अपना सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, अगर बहुत कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब खूब सारे NaCl माइनस Na+Cl माइनस के आयंस प्रेजेंट है और थोड़ा सा वाटर, ठीक है। एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड, दूसरा होता है डाइल्यूट। मैं अभी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ। अगर मेरा बहुत कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है ना, तो बहुत सारे सोडियम आयंस है, बहुत सारे क्लोराइड आयंस है, तो उस केस में ना सोडियम और क्लोराइड के बीच में बहुत सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सोडियम एंड क्लोराइड आयंस इज वेरी हाई, तो वो इजिली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि सोडियम और क्लोरीन आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहेंगे, तो वो करंट कैसे फ्लो करवाएंगे, है कि नहीं? यस मैम। तो जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, तो आयन सोडियम और Cl के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होगा, आपस में जुड़े रहेंगे। अगर डाइल्यूट होगा तो Na+ को खूब सारे वाटर घेर लेगा, Cl- के आगे से खूब सारा वाटर आ गया, तो सोडियम और क्लोराइड दूर दूर हो जाएंगे, तो मस्त आराम से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, सर्किट अपना कंप्लीट हो जाएगा। करेक्ट? यस मैम। ऐसे Yes, ही ma'am. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि एसिटिक एसिड। अब जो एसिटिक एसिड है ना, अगर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो एसिटिक एसिड ना बहुत कम डिसोसिएट होता है, मतलब 100 मॉलिक्यूल्स अगर हमने एसिटिक एसिड के लिए थे, तो 100 में से 98 तो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स एज इट इज रहेंगे, 2 ही H+ और एसिटेट आयंस बनाएंगे। अगर 2 ही आयंस बने हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम कंडक्ट होगी, है कि नहीं? जितने ज्यादा आयंस होंगे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, करेक्ट? यस मैम। और अगर बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया, बहुत डाइल्यूट, कि हम लोग खूब सारा पानी डाल दिए, थोड़े से ही एसिटिक एसिड है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस के अंदर ना एसिटिक एसिड की डिसोसिएशन बढ़ जाती है, कि वो पहले जो 100 में से केवल 2 H+ और एसिटेट आयंस बना रहा था, अब वो 2 की जगह 10 H+ और एसिटेट आयंस बनाने लग जाएगा। नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना बढ़ जाएगी। आया समझ में थोड़ा थोड़ा? यस मैम। इसी चीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में और आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी आज का टाइम हो चुका है, पर हम लोग नेक्स्ट क्लास यहीं से शुरू करेंगे कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनकी अगर कॉन्सेंट्रेशन हाई हो तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कम कंडक्ट करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो उनमें भी कॉन्सेंट्रेशन हाई हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी कम कंडक्ट करते हैं, ठीक है। दोनों केस में हाई कॉन्सेंट्रेशन पे इलेक्ट्रिसिटी कम कंडक्ट होती है, ये वाली चीज को ही हम डिटेल में स्टडी करें, क्योंकि इसी से ना बाकी का भी लिंक्ड है, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें, ठीक है। आज की क्लास में Yes, किसको ma'am. पूछना है बच्चों? कोई डाउट्स?